परफेक्ट शुरुआत। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. on DD News and DD India. किसानों के उग्र प्रदर्शन के बाद दिल्ली के हालात की गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा। पुलिस ने हिंसा के मामलों में दर्ज की 22 एफआईआर। प्रदर्शनकारी के हमले में 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल। ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला परिसर में की गई तोड़फोड़ का पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने लिया जायजा। कहा, एएसआई जल्द सौंपेगी रिपोर्ट, नुकसान के आधार पर होगी आरोपियों पर कार्रवाई। केंद्र सरकार ने बढ़ाई कोपरा पर एमएसपी। कैबिनेट में मौजूदा वर्ष के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 375 रुपए की वृद्धि का फैसला। सरकारी भाव बढ़कर हुआ 10,335 रुपए प्रति क्विंटल। श्रीलंका को आज मिलेगी भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख खुराक। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत से उपहार के तौर पर वैक्सीन पाने वाला 8वां देश होगा श्रीलंका। और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की तबीयत फिर बिगड़ी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के अस्पताल में भर्ती।
नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। बैठक में गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई। दरअसल कल किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली के कई इलाकों और लाल किले पर उपद्रव और हिंसा का जो रूप देखा गया, उसमें 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि पुलिस ने अभी तक हिंसा से जुड़े मामलों में 22 मुकदमे दर्ज किए हैं। दिल्ली में किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद लगातार स्थिति को काबू में करने की कोशिशें जारी हैं। भारत सरकार 2 दिनों में लगातार गृह मंत्रालय ने 2 बार बैठकें आयोजित की हैं और गृह मंत्री अमित शाह के रेसिडेंस पर बैठक जो है वो आयोजित की गई और हालात की समीक्षा की गई, जिसमें गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, गृह सचिव अजय भल्ला और दिल्ली पुलिस कमिश्नर IB के चीफ समेत अनेक जो अधिकारी हैं उन्होंने शिरकत किया। 1 घंटे तक चली इस बैठक में माना जा रहा है कि हालात को काबू करने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए लगातार जो है वो प्रयास किए गए हैं और ये माना जा रहा है कि हालात पर काबू पाने के लिए भरसक प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं ताकि इस तरह की अप्रिय वारदात फिर दोबारा ना हो सके। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ राजेश राज, DD न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में कल हुई हिंसा के मामलों में पुलिस ने 22 मुकदमे दर्ज किए हैं। कहा जा रहा है कि FIR में उन सभी किसान नेताओं के नाम शामिल हैं जिन्होंने पुलिस के साथ रैली को शांतिपूर्ण तरीके से निकालने का आश्वासन दिया था और आपस में तय रूट पर ही रैली निकालने की बात की थी। जानकारी के मुताबिक दर्शन पाल, राकेश टिकैत, बलबीर सिंह, राज्यपाल, बूटा सिंह, बुर्जगिल और योगेंद्र सिंह के नाम FIR में शामिल हैं। और आइए इस बारे में अपने संवाददाता नीरज सिंह से बात करते हैं। नीरज, उपद्रव और हिंसा का जो रूप कल दिल्ली में देखा गया, उस पर गृह मंत्री ने अपने घर एक बैठक भी की उच्च स्तरीय, और अगर हम यहाँ ये बात करें कि जो FIR है उसमें कुछ नाम भी निकलकर सामने आए हैं। नीरज, नीरज, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नीरज, एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे कि उपद्रव और हिंसा का जो रूप कल दिल्ली में देखा गया, उसके चलते गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की और आज भी एक बैठक हुई है, और अगर FIR की बात की जाए तो उसके मुताबिक कुछ नाम भी सामने आए हैं। देखिए, बिल्कुल नाम सामने आए हैं क्योंकि ये जो लोग थे वो लगातार दिल्ली पुलिस के साथ बैठक कर रहे थे कि जो रैली निकाली जाए, ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, उसमें ये लोग हैं शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली निकाली गई और लगातार उसमें न केवल रूट का उल्लंघन किया गया बल्कि हिंसा भी फैलाई गई, और इन लोगों ने कई चरण की पुलिस के साथ जो बैठक हुई थी, जो बातचीत हुई थी ट्रैक्टर रैली को लेकर, उसमें ये आश्वासन दिया था कि जो भी किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे उनके पास ना तो कोई हथियार रहेगा, बाकायदा उनको चेक किया जाएगा। उन्होंने अपने 300 से ज्यादा वॉलेंटियर हैं वो भी लगाए थे, और बाकायदा हर किसान की जो ट्रैक्टर रैली में शामिल होगा उसके लिए आई कार्ड तक इशू करने की बात इन लोगों ने की थी। लेकिन जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली निकाली गई, आपने तमाम दृश्यों को देखा होगा कैमरे पे, जिस तरीके से तलवारों को लहराया गया, भालों को वहां लहराया गया, पुलिस के ऊपर प्रहार किए गए, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी उसमें घायल हो गए। 22 के करीब जो FIR हैं वो दिल्ली पुलिस ने अभी तक की है। तो निश्चित तौर पर इन नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि इन्होंने आश्वासन दिया था और ये आश्वस्त किया था दिल्ली की जो पुलिस है और इसके अलावा जो दिल्ली के लोग हैं कि वो गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, और दिल्ली पुलिस निश्चिंत होकर जो रूट इन्होंने बनाया था दोनों ने मिलकर, उस रूट पर ही ट्रैक्टर रैली निकलेगी। लेकिन बिल्कुल उसका उल्लंघन हुआ। हर जगह अंदर इन्होंने ट्रैक्टरों को घुसाने की कोशिश की, कई जगह पर इन्होंने कब्जा कर लिया कई घंटे के लिए, यहाँ तक कि जो लाल किला है वहां पर भी इन्होंने जिस तरीके से उपद्रव किया, लाल किले के अंदर तोड़फोड़ की, वहां पर जो पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी उसके साथ तोड़फोड़ की, और लाल किले के अंदर जो तमाम
जो सामान मौजूद था उसको नुकसान पहुंचाया, लाल किले पर जो झंडा लगा था और उसके बाद झंडा तक वहां पर फहराया। तो ये तमाम जो दृश्य थे वो निश्चित तौर पर विचलित करने वाले थे और कोई भी उनको स्वीकार नहीं करेगा। आश्वासन देने के बाद भी अगर इस तरह की घटना हुई है तो निश्चित तौर पर पुलिस ने कार्रवाई की है और इनमें उन नेताओं के नाम है जो इस बैठक में शामिल थे, जिसमें जो राकेश टिकैत है उनका भी नाम है, योगेंद्र यादव है उनका भी नाम है, बूटा सिंह बुर्जगिल है उनका भी नाम, इन सभी का नाम उस एफआईआर में दर्ज है जो 22 एफआईआर दिल्ली ने अलग अलग थानों में। बिल्कुल नीरज, किसान संगठनों की ओर से ये बात भी निकल कर आ रही है कि उनका आंदोलन अभी जारी रहेगा। इसके चलते अगर हम सुरक्षा के इंतजाम की बात की जाए तो किस तरह से की जा सकती है? देखिए बिल्कुल किसान आंदोलन जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, देखिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना हर एक व्यक्ति का राइट है। शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन कर सकता है, जितने दिन चाहे वो आंदोलन कर सकता है। और जो भी 3 बॉर्डरों पे जो किसान संगठनों से जुड़े जो लोग बैठे हैं, चाहे हम टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंगू बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, तो वो वहां पर अपना जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। पिछले आप देखेंगे 50 दिन से ज्यादा समय से वो बैठे हुए हैं और ना तो पुलिस उनको परेशान कर रही है और ना ही जो दूसरे लोग हैं उन्हें किसी तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आंदोलन हिंसक होगा तो निश्चित तौर पर उन पर से जो कड़ाई है वो की जाएगी। और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जो भी इस तरह की घटना को अंजाम देगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक किसानों की तरफ से भी किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं आया है कि उनकी तरफ से कौन कौन लोग थे। हालांकि हमारे पास ऐसी जानकारी आई है कि करीब 30 से 40 लोग हैं, दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है उनको, और सीसीटीवी फुटेज है और जो मीडिया के कैमरे हैं उनके द्वारा जो फुटेज एकत्रित की गई है उसको दिल्ली पुलिस ने हासिल किया है। तमाम लोगों के चश्मदीद जो वहाँ मौके वारदात पे मौजूद थे उनके बयान लिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग किया घटनाओं की, तो वो सारे एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नीरज के पास हैं। जी बिल्कुल, कल गणतंत्र दिवस का दिन था और सभी ये कहना चाहिए कि बहुत ओतप्रोत थे, लोग स्वतंत्रता के लिए सोच रहे थे। लेकिन अगर हम ये बात करें कि कल सबसे ज्यादा अगर परेशानी हुई तो आम जनता को हुई, और आज भी अगर सुबह की बात की जाए तो काफी लोगों को परेशानी हुई आने जाने में। तो रास्तों की अगर बात की जाए तो अभी तक कौन कौन से रास्ते खुले हुए हैं? देखिए दिल्ली के अंदर ज्यादातर रास्ते खुले हुए हैं। कुछ एक रास्ते हैं जहां पर रूट को डाइवर्ट किया गया है, जैसे आईटीओ से अगर हम कनाट प्लेस की तरफ जाएं तो उस रूट को डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा मिंटो रोड से कनाट प्लेस की तरफ जाएं तो उस रूट को डाइवर्ट किया गया है। एनएच जो 24 है वहां पर भी गाजीपुर बॉर्डर से जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा लाल किले और उसके आसपास के जो रूट हैं उनको भी थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है। लाल किले के मेट्रो स्टेशन और जामिया मेट्रो स्टेशन है उसको उसकी जो एंट्री है वो बंद की गई है। तो ये इंतजाम दिल्ली पुलिस ने किए हैं। निश्चित तौर पर कल की घटना से जो दिल्ली वासी हैं वो विचलित हुए होंगे उन दृश्यों को देखकर, लेकिन उससे ज्यादा वो लोग विचलित हुए होंगे, उन लोगों की आत्मा विचलित हुई होगी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी और इस तिरंगे की शान के लिए उन्होंने अपनी जान दी और उसी तिरंगे का इन लोगों ने अपमान किया। बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। रुख करते हैं अगली खबर का। ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए बवाल के बाद लाल किले पर सुरक्षा बंदोबस्त सख्त कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। वहीं जामा मस्जिद मेट्रो का प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया है, जबकि वहां का निकास द्वार खुला है। आईटीओ से कनॉट प्लेस और इंडिया गेट जाने वाला रास्ता बंद है। साथ ही मिंटो रोड से कनॉट प्लेस जाने पर भी पाबंदी है। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले NH9 और NH24 बंद है। आनंद विहार रूट से यात्रा की जा सकती है। इस बीच पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल आज लाल किला पहुंचे और कल ट्रैक्टर रैली के दौरान उपद्रवियों की ओर से की गई तोड़फोड़ और नुकसान का जायजा लिया। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यहां हुए नुकसान का आकलन करेगी और उसी आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। आज सुबह संस्कृति मंत्रालय और ASI के उच्च अधिकारियों के साथ लाल किले का भ्रमण किया है और मैंने 2 निर्देश दिए हैं। तत्काल रिपोर्ट बनाई जाए और वो गृह मंत्रालय को सौंपी जाए, और दूसरा कि FIR तत्काल हो, क्योंकि ASI के इस मॉन्यूमेंट में
लेयर्स हैं हमारे अपने कैटेगरी के हिसाब से, तो इसलिए मैंने कहा है कि अभी ये तैयारी प्रशासनिक अधिकारी कर लें ताकि उस आधार पर FIR सुनिश्चित हो सके कि हमको कितनी FIR करनी है। 2 ही फैसले आज हमने किए हैं, रिपोर्ट आने के बाद फिर बाकी चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में कोपरा की MSP 375 रुपए बढ़ाने का फैसला हुआ है, जो कि लागत मूल्य से कहीं अधिक 52% से ज्यादा है। We have decided to increase the MSP of milling copra as well as ball copra. We have increased it by 52% over and above the cost of production. Earlier, last year it was 9,960. This year, 375 rupees increased and is now 10,335. In ball copra, we have increased MSP by 300. Government will now give MSP at the rate of 10,600. This is 55% increase over the cost of production. कैबिनेट के इस फैसले से देश के समुद्र तट पर स्थित 12 राज्यों के लाखों किसानों को फायदा होगा। The experience is that these benefits and guarantees price to millions of farmers engaged in copra production in 12 coastal states particularly. And on all the coastal states, the copra, the market price also becomes more than what government has declared. And therefore farmer gets more price than the MSP also. दरअसल किसानों की बहुत पहले से मांग थी कि उन्हें कोपरा का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, लिहाजा केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक आज ये फैसला लिया है। यही मांग थी किसानों की 40 साल से कि हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, और लाभकारी मूल्य क्या हो इसका स्वामीनाथन जी ने फॉर्मूला दिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% इज रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, एंड देयरफॉर किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने की ये व्यवस्था मोदी जी ने शुरू की, जो कांग्रेस के जमाने में मंजूर नहीं हुई थी। और केंद्र सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के उस फैसले को चुनौती देगी जिसमें एक नाबालिग पीड़ित का स्किन टच न होने पर पॉक्सो एक्ट के तहत यौन शोषण नहीं मानते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आज ये जानकारी दी गई। अटॉर्नी जनरल की के वेणुगोपाल ने कहा कि इस फैसले से गलत ट्रेंड बनेगा, इसलिए केंद्र सरकार हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। केंद्र की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की रिहाई पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई अब 2 हफ्ते के बाद होगी। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज उन लड़कियों से मुलाकात की जो गणतंत्र दिवस पर आईटी विभाग की झांकी में शामिल थीं। उन्होंने इन लड़कियों को बधाई दी और कहा कि डिजिटल इंडिया के जरिए आईटी विभाग जनता के हित में अच्छा काम कर रहा है। मैंने स्वयं ये आग्रह किया था कि जो आईटी विभाग के द्वारा जनता के विकास का काम होता है डिजिटल इंडिया के माध्यम से, उसमें सीएससी ने बहुत ही प्रभावी काम किया है। तो मेरा आग्रह था कि उस टैबलो के ऊपर वो बेटियां रहनी चाहिए जो सही में काम कर रही हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि ये सभी आज आई हैं मुझसे मिलने। सीएससी एक बहुत ही ऐतिहासिक काम है। जब हमारी सरकार आई थी तो उनकी संख्या 70-80 हज़ार थी, आज उनकी संख्या 3.25 लाख के बराबर है और देश के हर ग्राम पंचायत में ये हैं। और कपड़ा मंत्रालय ने जापान के निसेनकेन गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्र के साथ करार किया है। यह करार जापानी बाजार के अनुरूप भारतीय कपड़ों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया गया है। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी करार पर हस्ताक्षर के दौरान मौजूद रहीं। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कपड़ा उत्पादकों से इस समझौते का लाभ उठाने की अपील की।
This MOU will pave way in creating awareness on various quality parameters being sought by the importers based in Japan and extending hand-holding support to Indian exporters to adopt and upgrade their systems and technology so as to enhance the quality of their products and satisfy the stipulation as required by the Japanese importers. Through this assembly, I urge the Indian textiles industry to take advantage of this partnership and look for improving exports to Japan, which is the third largest importer of textiles and apparel in the world. The combined effort between these two agencies will certainly spur growth in export of Indian textiles and apparels to the Japanese market. और कल दिल्ली कैंट में होने वाली एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। क्या खास होने वाला है एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर परेड में सलामी का अभ्यास कर रहे ये है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के कैडेट, जो 28 जनवरी को होने वाले एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली की तैयारियों में जुटे हैं। देश भर के 17 निदेशालयों से आए ये कैडेट जहां एक तरफ पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे तो वहीं दूसरी ओर आसमान में माइक्रो लाइट फ्लाइंग और हवा में पैरासेलिंग के जरिए भी कैडेट पीएम को सलामी देते नजर आएंगे। कोविड की पाबंदी की वजह से हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ रहा है, लेकिन वो कैडेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं करता है। वो जितना जोश है, वो आपने जैसे देखा है आज का जो फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ है, जोश उनके अंदर पूरा जो स्पिरिट है बिल्कुल उभर आ रहा है। और इनका जो परेड की स्टैंडर्ड बहुत अच्छी है। और उसके साथ जो हमारे दूसरे जो एक्टिविटीज़ है, पैरासेलिंग का हो गया, आपका माइक्रोलाइट फ्लाइंग, टैब्ल्यू, कल्चरल प्रोग्राम, इसमें भी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स अचीव किए हुए हैं। कैडेट झांकियों के जरिए भी एनसीसी द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित करेंगे। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना स्कंधों की झांकियां भी होंगी। कैडेटों के रोमांचकारी जीवन, सामाजिक कार्यों को दर्शाती वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और रक्तदान का संदेश देती झांकियां भी देखी जा सकेंगी। कोरोना महामारी के दौरान किस तरह देश भर में कैडेटों ने अपनी भूमिका निभाई है, इसे बखूबी दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा कैडेटों द्वारा युवाओं का सपना आत्मनिर्भर देश हो अपना और मेक इन इंडिया की प्रस्तुति भी कैडेटों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखी जा सकेगी। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली को लेकर कैडेट काफी उत्साही दिखाई दे रहे हैं। इस रैली में कैडेट जहां परेड में निकलकर प्रधानमंत्री को सलामी देंगे तो वहीं प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत भी करेंगे। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तमिलनाडु के दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी रह चुकी शशिकला को आज बेंगलुरु जेल से रिहा कर दिया गया। फिलहाल शशिकला कोरोना से संक्रमित हैं और बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती हैं। बेंगलोर मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल के तहत उन्हें कम से कम 10 दिनों तक अस्पताल में रखा जाएगा और बिना ऑक्सीजन के 3 दिनों तक स्वस्थ रहने के बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। शशिकला को भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा हुई थी। शशिकला को फरवरी 2017 में 66 करोड़ रुपए की आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में जेल की सजा सुनाई गई थी। और देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,03,59,305 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.91% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.44% रह गई है। इस बीच टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है। अब तक कुल 20 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं बात करें अगर कोविड सैंपल की टेस्टिंग की तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में 26 जनवरी तक 19,36,13,120 कोविड सैंपल की जांच हो चुकी है, जिनमें से 26 जनवरी को यानी सिर्फ एक दिन में 5,50,426 नमूनों की जांच हुई। श्रीलंका आज भारत निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख डोज प्राप्त करेगा। श्रीलंका भारत की तरफ से उपहार स्वरूप कोविड-19 वैक्सीन पाने वाला 8वां देश है। श्रीलंका ने शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी। श्रीलंका में सबसे पहले क्वारंटीन और कोविड देखभाल केंद्रों में तैनात 2.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों, सेना और पुलिस जवानों को टीका दिया जाना है। भारत ने पिछले बुधवार से पड़ोसी
पड़ोसी प्रथम नीति के भूटान को 1.5 लाख, मालदीव को 1 लाख, नेपाल को करीब 10 लाख, बांग्लादेश को 20 लाख, म्यांमार को 15 लाख, सेशल्स को 50,000 और मॉरिशस को 1 लाख वैक्सीन डोज की आपूर्ति कर चुका है। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई है। गांगुली को आज अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि 2 जनवरी को गौरव गांगुली को सीने में दर्द के बाद कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। पिछली बार जिम में वर्कआउट करते हुए गांगुली को हार्ट अटैक आया था। पिछली बार उन्हें एक स्टेंट भी लगाया गया था। नई शिक्षा नीति में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। इसकी शोध में संस्कृति और रोजगार का विशेष ख्याल रखा गया है। इस पर देखते हैं ये रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति में गांव हो, जिला हो या उस क्षेत्र की कला संस्कृति हो, सभी पर जोर दिया गया है। इसमें क्षेत्रीय संस्कृति को विश्व पटल पर ले जाने की कोशिश भी कह सकते हैं। हमारा इतना विशाल देश है, कई हमारे जो स्टेट्स है और स्टेट्स में भी हर एक हमारा जो जिला है या हमारे जो गांव है उसमें हर एक की कुछ ना कुछ विशेषता है। तो इसमें हमने उसके लिए उनको बहुत सारी हमने खुली छूट दी हुई है। तो निश्चित ही अलग अलग रिसर्च भी होंगे, अलग अलग विषय भी जिसमें बच्चों की रुचि है या वो एरिया के जो विषय है वो भी पढ़ाए जाएंगे। प्रदेश के विश्वविद्यालय भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शोध में गुणवत्ता तो आए ही, छात्रों को रोजगार परक शिक्षा भी मिले और राष्ट्र का गौरव भी बढ़े। ज्ञान संवर्धन के साथ साथ कैसे उनका चरित्र निर्माण हो, चरित्र निर्माण के साथ साथ कैसे वे बहुत संवेदनशील बने, मैत्री, मुदिता, करुणा, इन सब की भावना आए, जैसे ये कैसे सच्चे अर्थों में मानव बने और रोजगार प्राप्त कर सकें। मूल इसी को दृष्टि में रख करके नई शिक्षा नीति बनाई गई है। ये शिक्षा नीति छात्रों और शोधकर्ताओं को केंद्र में रखकर बनाई गई है। वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए उनका प्रशासन 20 करोड़ कोरोना टीकों की खुराकें और खरीदेगा। इस तरह अमेरिका की कोरोना खुराकें 50% ज्यादा खरीदेगा, जिससे कि 30 करोड़ लोगों को टीका दिया जा सकेगा। बाइडेन प्रशासन दवा कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना से 10-10 करोड़ खुराकें खरीदेगा, जिससे कि अब तक कुल कोरोना टीकों की खुराकें बढ़कर 60 करोड़ तक हो गई हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि ज्यादातर अमेरिकियों को टीका देने में महीनों का समय लग जाएगा। तब तक मास्क ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक उपयोगी रक्षात्मक तरीका है। साथ ही बाइडेन ने अपने शासन के शुरुआती 100 दिनों के भीतर लोगों को 15 करोड़ टीके दिए जाने पर भरोसा जताया है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ होने वाले महाभियोग के मुकदमे को रोकने की रिपब्लिकन पार्टी की कोशिशों को खारिज कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हिंसा भड़काने का आरोप है। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर रैंड पॉल ने ट्रंप के राष्ट्रपति नहीं रहने के कारण इस मुकदमे को असंवैधानिक घोषित करने के लिए मतदान की मांग की। साथ ही पॉल रैंड ने अमेरिका के प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के बजाय डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर पैट्रिक लीह द्वारा मुकदमे की अध्यक्षता की योजना को भी विरोध किया, लेकिन पॉल रैंड की मांग को खारिज कर दिया गया। सीनेट के मुकदमे की बहस की शुरुआत 8 फरवरी से होगी। जो रूट की अगुवाई में इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दूसरा दल अपने लंबे भारत दौरे के लिए आज कोलंबो से चेन्नई पहुंच गया, जहां टीम को 6 दिन जरूरी क्वारंटीन में गुजारने होंगे। इससे पहले 24 जनवरी को इंग्लैंड का 15 सदस्यीय दल भारत पहुंचा था। इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज 2-0 से जीतकर भारत आई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला 5 फरवरी से चेन्नई में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मुकाबला भी चेन्नई में ही आयोजित होगा और पहले दोनों टेस्ट दर्शकों के बिना खेले जाएंगे। ट्रेनिंग की बात करें तो भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमों को पहले टेस्ट से पहले अभ्यास के लिए 3 दिन का ही समय मिलेगा।
कोरोना के ब्रेक के बाद से ये देश में पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज है। सीरीज का तीसरा टेस्ट 24 से 28 फरवरी और चौथा टेस्ट 4 से 8 मार्च तक अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली 1 महीने से अधिक के ब्रेक के बाद मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार रहेंगे। कोहली अब तक 56 टेस्ट में भारत की कप्तानी कर चुके हैं और उनके पास महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका होगा। धोनी ने सबसे अधिक 60 टेस्ट में भारत की कप्तानी की है और कोहली इस सीरीज में इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। उत्तराखंड की युवा एथलीट रेशमा पटेल ने अपने करियर के पहले ही 10,000 मीटर वॉक रेस में अंडर 20 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। 16 साल की रेशमा ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया। उन्होंने प्रियंका गोस्वामी के 2014 के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा। पटेल भोपाल में चल रहे नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन 48 मिनट और 25.90 सेकंड के समय में दौड़ को पूरा किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार। As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. on DD News and DD India. हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Home Minister Amit Shah reviews security situation in national capital Delhi. Police has registered 22 FIRs so far. Over 300 police personnel injured in yesterday's violent farmers' protest. Cabinet approves minimum support price of copra for 2021 season. MSP for milling and ball copra increased by 375 rupees and by 300 rupees per quintal respectively.
In other news, Sri Lanka to receive 5 lakh doses of made in India Covishield vaccine will become the 8th nation to receive India's gift of COVID-19 vaccine under Vaccine Maitri exercise. BCCI chief and ex-cricketer Sourav Ganguly rushed to Apollo Hospital in Kolkata after he complains of chest pain again. Namaskar and welcome. You're watching DD News. I'm Sakal Bhatt and the top story we're tracking at this hour. Union Home Minister Amit Shah today held a high-level meeting in Delhi to review the law and order situation in the national capital that witnessed unprecedented violence on 26th of January. The meeting was attended by Home Secretary CRPF DG IB Director and Delhi Police Commissioner SN Srivastav. Also, security has been tightened in the national capital after a section of farmers protesting went on a rampage in Delhi on Republic Day yesterday. While the nation was celebrating 72nd Republic Day, many parts of the capital city of Delhi were witnessing scenes of unruly crowds going berserk and also vandalizing national symbols and disrespecting the law of land. People in guise of farmers infiltrated the tractor rally and caused utter mayhem at the Red Fort yesterday. In fact, the agitators defied the conditions and started their march before the scheduled time, and they chose the path of violence. The police displayed utmost restraint during the tractor rally yesterday, and in view of the current situation, Delhi police took necessary steps exercising a lot of restraint to maintain law and order. And as we speak, Home Minister is holding a high-level meeting to review the law and order situation. And following the violence during farmers' protest in the national capital, Delhi police, as we already mentioned, has registered 22 FIRs in connection with the violation of lawful directions, rioting, damage to public property, assault on public servant, etc. Also, identification of those involved in the violence yesterday is also being done with the help of CCTV footage and media reports. The city police is keeping a very close visual on the situation on ground. Neeraj, my colleague, is tracking this story very, very closely. Neeraj, latest on the identification and more details on the at least 22 FIRs that have been lodged by Delhi police. देखिए बिल्कुल सकल दिल्ली के अलग अलग थानों में 22 FIR अभी तक दिल्ली पुलिस रजिस्टर कर चुकी है और इन 22 FIR में उन नेताओं के भी नाम हैं जो दिल्ली पुलिस के साथ लगातार बैठक कर रहे थे, जो दिल्ली पुलिस को लगातार ये आश्वासन दे रहे थे कि जो ट्रैक्टर रैली है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न की जाएगी। जो ट्रैक्टर रैली है वो जो रूट दोनों ने मिलकर तय किया है उसी रूट पर चलेगी। लेकिन जिस तरीके के कल विजुअल आपने देखे होंगे जो काफी विचलित करने वाले थे कि ट्रैक्टर रैली ना तो अपने रूट पर चली और जो समय दिया गया था उस समय से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से ये स्पष्ट बोला था इन किसान नेताओं को कि जो भी ट्रैक्टर रैली निकलेगी जब तक गणतंत्र दिवस की परेड समाप्त नहीं हो जाएगी उस इलाके को पूरी तरीके से खाली नहीं करा लिया जाएगा। उससे पहले कहीं से भी ट्रैक्टर रैली स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन जिस समय गणतंत्र दिवस की परेड चल रही थी उसी समय किसान संगठनों से जुड़े इन किसानों ने जो ट्रैक्टर रैली पर सवार थे उन्होंने अपनी रैली निकालना शुरू कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस बात का आश्वासन दिया था कि ट्रैक्टर रैली में कोई भी किसान जो ट्रैक्टर पर सवार होगा वो किसी भी तरह का हथियार लेके नहीं आएगा। लेकिन आपने विजुअल देखे होंगे कि जिस तरीके से वहां तलवारें लहराई जा रही थी, जिस तरीके से लोहे की वहां रॉडें लहराई जा रही थी, पुलिस पर अटैक किया जा रहा था तलवारों को लेकर, तो निश्चित तौर पर इन सभी को लेकर दिल्ली पुलिस ने FIR करी है। 22 FIR में उन नेताओं के भी नाम है जो दिल्ली पुलिस के साथ लगातार बैठक कर रहे थे, चाहे वो हम राकेश टिकैत की बात करें, चाहे बूटा सिंह बुर्जगिल की बात करें, इन सभी के नाम उस FIR में है। जी, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी मिल पाई है कि ये लोग कौन थे? क्योंकि विजुअल्स में कई चेहरे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और CCTV फुटेज से काफी कुछ लीड्स मिल सकती है। नीरज, इन्वेस्टिगेशंस जारी है, क्या कुछ पता चल पाया अभी तक? देखिए बिल्कुल पुलिस ने कई सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया है और करीब 30 से 40 लोग हैं जिनसे पूछताछ की हुई है। पुलिस के पास CCTV फुटेज मौजूद है। पुलिस के पास जो मीडिया की जो फुटेज है, जो मीडिया लगातार कवर कर रही थी, वो फुटेज पुलिस के पास मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जो मोबाइल से सारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस हैं वो पुलिस के पास है। इसके अलावा जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उन सभी लोगों की जो बयान है वो पुलिस ने लिए हैं।
तो उसी के आधार पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। और चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन इतना तय है क्योंकि ये वही लोग थे जो ट्रैक्टर रैली में आए थे, यानी कि ये इस किसान संगठनों के पार्ट थे। किसान संगठनों को इस बात की जानकारी थी क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ जब इनकी बैठक हुई थी, इन्होंने ये लिखित आश्वासन दिया था दिल्ली पुलिस के सामने, ये कहा था कि हम अपने वॉलेंटियर्स लगाएंगे, इसके अलावा जो भी किसान रैली में शामिल होने के लिए आएगा अपने ट्रैक्टर को लेके, उसका नंबर, उसका मोबाइल, उसका एड्रेस, वो सारी डिटेल होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब विजुअल आपने देखे होंगे कि किस तरह से नियम कानूनों का और दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस के अवसर पर इतने बड़े पर्व का किस तरह से माहौल इन किसान संगठनों से जुड़े उन लोगों ने उड़ाया जो ट्रैक्टर रैली में निकले थे। जी नीरज, लेकिन आज की अगर स्थिति की थोड़ी आप जानकारी दें। अभी ओवरऑल इन नेशनल कैपिटल द सिचुएशन हैज बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल। It's been calm across the city today, और आज commuters को भी, हालांकि सुबह थोड़ी दिक्कत हुई commuting में, but overall the overall situation, the overall security apparatus has been beefed up. There is a deployment of additional forces. What more are you picking up? देखिए, बिल्कुल लाल किले के पास जो फोर्स है वो बढ़ाया गया है। इसके अलावा लाल किला जो मेट्रो स्टेशन का गेट है वो भी बंद किया गया है। ITO से कनाट प्लेस की ओर जाने वाले जो रास्ते थे वो डाइवर्ट किए गए हैं। इसके अलावा मिंटो रोड से कनाट प्लेस की ओर जाने वाले रास्ते हैं उसको भी जो डाइवर्ट है वो किया गया है। जामिया जो मेट्रो स्टेशन है उसको बंद किया गया है। हालांकि अब अगर हम अभी की बात करें सकल, तो स्थिति सुबह से बेहतर है क्योंकि जिन रूटों को डाइवर्ट किया गया है उनमें से कुछ रूट है उनको जरूर खोल दिया गया है। इसके अलावा टिकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, सिंगू बॉर्डर की बात करें, तो वहां पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है क्योंकि जगह जगह पर जो किसान थे कल जो रैली निकाल रहे थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए थे। इसके अलावा पुलिस ने जो पिकेट बनाई थी उन सारी पिकेटों को तोड़ दिया था, तो उनकी मरम्मत का काम भी जो पुलिस है वो करवा रही है और बैरिकेड्स वगैरह हैं वो प्रॉपर तरीके से लगवा रहे हैं। तो आज के लिए कहें तो निश्चित तौर पर पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए हैं क्योंकि जिस तरीके से कल किसानों ने किया था ट्रैक्टर रैली के दौरान, दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि वो घटना दोबारा से रिपीट हो। जी नीरज, many thanks for joining us. As of now, of course, you will be keeping an eye on that story. 22, at least 22 FIRs, as Neeraj reported, have been lodged so far, and the CCTV footage and the media reports reportedly will be also used by the police to identify these miscreants who were involved in yesterday's tractor rally mayhem. We of course will be tracking the story for you as well, but meanwhile let's move on to the other big stories of the day. Cabinet Committee on Economic Affairs, that is CCEA, has approved over 50% increase in the rate of MSP for both milling and ball copra. That's the coconut. Union Minister Prakash Javadekar briefed media on this increase. This is what he has to say. We have decided to increase the MSP of milling copra as well as ball copra. We have increased it by 52% over and above the cost of production. Earlier, last year, it was 9,960. This year, 375 rupees increased and is now 10,335. In ball copra, we have increased MSP by 300. Government will now give MSP at the rate of 10,600. This is 55% increase over the cost of production. Union Minister Prakash Javadekar also said that millions of farmers of 12 coastal states will be benefited by this decision. The experience is that these benefits and guarantees price to millions of farmers engaged in copra production in 12 coastal states particularly. And on all the coastal states, the copra, the market price also becomes more than what government has declared. And therefore farmer gets more price than the MSP also. Prakash Javadekar, Union Minister, said that increase in MSP of copra is as per the recommendations of the Swaminathan Commission. यही मांग थी किसानों की 40 साल से कि हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए।
और लाभकारी मूल्य क्या हो इसका स्वामीनाथन जी ने फॉर्मूला दिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% इज रेम्यूनरेटिव प्राइसेस एंड देयरफॉर किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने की ये व्यवस्था मोदी जी ने शुरू की, जो कांग्रेस के जमाने में मंजूर नहीं हुई थी। The Supreme Court today agreed to consider clubbing of FIRs filed in different states against actors and filmmakers of the film Tandav. However, the Apex Court declined to grant protection from arrest and asked them to approach High Court for either protection from arrest or from bail. Now, several FIRs in different states have been registered against filmmakers and artists for hurting religious sentiments. Vikas, my colleague, joining us on phone line to tell us more about the developments there. So, does it mean, Vikas, taking cognizance of the observation made by the top court that the makers of Tandav now are in a bit of a spot? Tell us more about the observations. Right, Sakal. The Supreme Court has refused to grant any kind of interim relief to these filmmakers and actors. So there is a fear of imminent arrest is still there, and because of that, all these persons approached the Supreme Court. They wanted at least the stay on any coercive action or questioning of FIRs. But Supreme Court said that it will not be appropriate for the Supreme Court to pass any kind of order. So the court has advised these people to approach respective high courts. The court has agreed to consider the prayer of clubbing these FIRs together. So court may transfer all cases to one high court. Those courts today didn't pass any order, but court has said that it will consider that option. But so far as the stay on any coercive action or questioning of FIRs are concerned, court refused to grant any kind of relief. In fact, court also made some observations that these filmmakers should be more careful with respect to their content. They should not do anything. So basically now they have to knock at the doors of high courts. The ball now, or the case now rests with the high court. Right, Sakal. With respective trial courts and high courts, all applications must be moved there. The Supreme Court will consider clubbing of these FIRs together or may transfer all cases to one particular high court at a later stage. Okay, thank you very much, Vikas, for those quick inputs. Thank you for joining us. And top court, staying with news coming from Supreme Court today, stayed several criminal defamation proceedings against BJP leaders Manoj Tiwari and Vijendra Gupta, initiated on a complaint by Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Sisodia had filed a defamation complaint against Tiwari and other BJP leaders, including Vijendra Gupta, for alleging that he indulged in corrupt practices in relation to the construction of Delhi government school classrooms. The centre has told Supreme Court that it will challenge the Bombay High Court order that groping without skin-to-skin contact does not constitute as sexual assault under the Protection of Children from Sexual Offences Act. Attorney General K.K. Venugopal said that the judgment was unprecedented and is likely to set a dangerous precedent. The Supreme Court has stayed the release of the accused and will hear the appeal after 2 weeks. Sourav Ganguly, former Indian skipper and current Board of Control for Cricket in India, or the BCCI president, has been taken to hospital in Kolkata again after he complained of chest pain. Ganguly had undergone angioplasty earlier this month at another hospital in the city. And at the time of his discharge, doctors had said earlier that a decision on more stents will be taken later. The former Indian skipper had spent 5 days at the hospital before he was discharged after doctors termed him clinically fit on January 7th. The Ministry of Textiles has signed an MOU with Japan's Nissan Quality Evaluation Center. The MOU has been signed for improving quality and testing of Indian textiles and clothing for the Japanese market. Minister of Textile Smriti Irani, who was also present during the signing of the MOU, while delivering her keynote address, she urged Indian textile producers to take advantage of this understanding. This MOU will pave way in creating awareness on various quality parameters
being sought by the importers based in Japan and extending hand-holding support to Indian exporters to adopt and upgrade their systems and technology so as to enhance the quality of their products and satisfy the stipulation as required by the Japanese importers. Through this assembly, I urge the Indian textiles industry to take advantage of this partnership and look for improving exports to Japan, which is the third largest importer of textiles and apparel in the world. The combined effort between these two agencies will certainly spur growth in export of Indian textiles and apparels to the Japanese market. In other news, Union Health Minister Dr. Harshvardhan chaired the 148th session of the World Health Organization Executive Board. While addressing the session, Union Health Minister said that 2020 was the year of discovery for COVID vaccines, while 2021 will be the year we face the challenge of getting it to people across the world who also need it the most. Speaking on the unanimous support for Immunization Agenda 2030, Health Minister said that vaccine coverage must continue to improve, particularly to reach vulnerable sections and reduce inequities. Dr. Anthony Fauci, who is the chief medical advisor to the president of USA, Joe Biden, addressed the session on behalf of Biden-Harris administration, announcing that the USA will remain a member of WHO and will fulfill its financial obligations with continued technical collaboration at all levels, including through its collaborating centers. At the WHO, we have to ensure that the low and middle income countries have access to all safe and effective COVID-19 tests, treatments and vaccines. I have always said that WHO needs to be a trailblazer, working with passion and commitment, wanting to make a difference in the world and being satisfied with nothing less. WHO's commitment to providing transformative experiences for our member nations has been exemplary. Let us pledge to work tirelessly to champion the cause of WHO, to steward its mission and to strengthen and secure its future. On behalf of India and as chair of the WHO Executive Board, I welcome the announcement that the new administration of President Joe Biden will halt the process of withdrawing the US from the WHO. We note with pleasure that the USA will continue working with all member states with renewed commitment to multilateral cooperation and action in the global fight against the pandemic. As our DG had said, WHO is a family of nations and it requires the solidarity of nations to prevail. Sri Lanka will be getting 5 lakh doses of made-in-India Covishield vaccine. Sri Lanka becomes the 8th nation to receive India's gift of COVID-19 vaccines. Sri Lanka on Friday has approved emergency use of Covishield vaccine being manufactured by the Serum Institute of India in Pune. And starting last Wednesday, India has gifted vaccines to 7 countries. These include Bhutan, Maldives, Nepal, Afghanistan, Bangladesh, Myanmar and Seychelles as well as Mauritius. The first recipients of the vaccines in Sri Lanka will be 2.5 lakh personnel in the health service sector and members of the armed forces and police who were deployed in the quarantine and intermediate COVID-19 treatment facilities. Let us now take a look at the COVID-19 pandemic numbers from across the world. So as of now, more than 10 crore coronavirus cases have been